हेलो बच्चों, आज बहुत दिनों बाद हम लोग थोड़ा सा एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। एक बहुत अच्छा टॉपिक है जो कि हम क्लास 9th से या फिर कह लें हम बचपन से, जब से हम लोगों को थोड़ा सा जानकारी होने लगती है कि कैसे सारी चीज़ें ऊपर से नीचे क्यों गिरती हैं। ये सारी चीज़ें जो हम लोगों को कहानियाँ सुनाई जाती हैं कि एक साइंटिस्ट थे न्यूटन, उनके सर पे सेब गिरा था, तो ये सारी चीज़ें हमको कहानियाँ बताई जाती हैं। उसी के बारे में हम ये लेक्चर बनाए हैं। थोड़ा सा ग्रेविटेशन क्या होता है, वो टॉपिक का नाम जो वो ग्रेविटेशन है। 11th के फर्स्ट फिजिक्स का एक टॉपिक है, एक चैप्टर है ग्रेविटेशन। आज उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा सा ग्रेविटेशन डायरेक्टली हम लोग प्रूविंग पढ़ने से पहले आज थोड़ा सा हम लोग उसके बारे में भी जान लेंगे कि इसकी शुरुआत हुई कहाँ से। ठीक है, शुरुआत हुई कहाँ से। जैसे हम लोग डेली डे टू डे लाइफ में अपने क्या देखते हैं कि हम सुबह उठते हैं तो सूरज इधर से निकलता है, इधर से निकल करके ऐसे जाता है, फिर इस साइड में डूब जाता है। ठीक है, ईस्ट से निकलता है और वेस्ट में जा करके डूब जाता है। अब क्या होता है कि अगर फॉर द एग्जाम्पल हम नॉर्मल सा एक क्या ले लें कि एक थ्रेड ले लें और उसमें एक छोटा सा बॉल को बांध लें। ठीक है, और हम थ्रेड को यहाँ पे फिक्स कर लें। अब या फिर हम ऐसे थ्रेड को ले लें, यहीं से अगर नचा रहे हैं तो थ्रेड का डायरेक्शन जो होगा बच्चों, लेट करते हैं हमने क्या किया, ऐसे एक थ्रेड में बांध दिया। ठीक है, ये उसका सेंटर हो गया यहाँ पे। अब उसको जाना चाहिए था सीधे, लेकिन ये कुछ टाइम बाद यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, फिर कुछ टाइम बाद यहाँ पे आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसके सेंटर के अबाउट एक फोर्स काम कर रहा होता है। ठीक है, जो कि हमेशा उसको सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है, वो बाहर नहीं जाने देता है। अब यहाँ पे तो थ्रेड से बंधा हुआ है तो वो राउंड इन शेप में घूम जाता है। तो वैसे भी हमको समझ में आता है यहाँ पे कि सन इधर से निकल रहा है जा करके तो इधर डूब जा रहा है, तो उसको एक अगर उस पे सेंटर के अबाउट एक फोर्स ना लग रहा होता तो वो स्ट्रेट लाइन में ऐसे निकलता, नीचे से निकलता, ऊपर सीधे चला जाता, ऐसे घूम करके हमारा नहीं आता। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके हिस्ट्री के बारे में पहले जानते हैं, फिर हम अपने चैप्टर पे आएंगे। थोड़ा सा ग्रेविटेशन की हिस्ट्री कहाँ पे स्टार्ट हुई, तो यहाँ पे हम आते हैं। तो सबसे पहले हिस्ट्री में किसका नाम होता है, पी टॉलमी करके एक थे। ठीक है, पी टॉलमी थे फर्स्ट सेंचुरी में, जब चर्च का बहुत ज्यादा बोलबाला था, तो उस टाइम पे फर्स्ट सेंचुरी में थे। इन्होंने क्या बोला था, ये जो हमारा सोलर सिस्टम है ये कैसा है, जियोसेंट्रिक है। कैसा है, जियोसेंट्रिक। ठीक है, जियो मतलब क्या होता है, अर्थ। ठीक है, सेंट्रिक मतलब अर्थ सेंटर में है और उसके आसपास सारी चीजें मूव कर रही है। ठीक है, जो कि इन्होंने बताया, पी टॉलमी ने बताया। उसके बाद में क्या था, एक हमारे इंडिया में बहुत फेमस साइंटिस्ट जो कि हम कह लें आर्यभट्ट, जिनका नाम था, वो हुए 1500 AD के आसपास। उन्होंने कहा कि नहीं, ये जियोसेंट्रिक नहीं है, पूरा पूरा हमारा सोलर सिस्टम जो है, ठीक है, वो कैसा है, हीलियोसेंट्रिक है। यह करके बाद में समझाए, हीलियोसेंट्रिक। हीलियो मतलब कि सन। ठीक है, सन सेंटर में हमारे और उसके आसपास सारे जितने भी प्लैनेट्स वगैरह हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं। लेकिन उस टाइम पे क्या था कि बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन का कोई साधन ना होने की वजह से हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। अपनी जिसका जिसका फिनोमेना था, जिसकी जिसकी थ्योरी थी, वो अलग अलग साइंटिस्ट की थ्योरी अलग अलग रह गई। हमारे देश में आर्यभट्ट आए, ठीक है, कई 400-500 सालों के बाद में। उसके बाद में एक साइंटिस्ट आए, इनका सबसे पहले रिटन जो मिलता है, ठीक है, कोपरनिकस, वो पोलैंड के थे। ठीक है, उनका टाइम पीरियड ये है। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने रिटर्न दिया, सबसे पहला जो रिटर्न प्रूफ मिलता है, ठीक है, कि हीलियोसेंट्रिक, ये इन्होंने बोला था, हीलियोसेंट्रिक। ठीक है, इन्होंने भी बोला कि हीलियोसेंट्रिक है। बाद में जा करके बहुत फेमस, जिसको फादर ऑफ फिजिक्स बोला जाता है, एक साइंटिस्ट आए, इटली के थे, उनका नाम था गैलीलियो। इनको बोला गया, ठीक है, इनको बोला गया ये कि आप प्रूव करके दिखाइए कि ये जियोसेंट्रिक है, ये हीलियोसेंट्रिक नहीं है। जो लोग कह रहे हैं कि हीलियोसेंट्रिक है, हीलियोसेंट्रिक है, ये हीलियोसेंट्रिक ना होकर के कैसा है, जियोसेंट्रिक है, मतलब अर्थ सेंटर में है हमारे। ठीक है, तो इन्होंने बोला नहीं। इन्होंने दो थ्योरी क्या दी थी, इन्होंने ग्रेविटेशन की थ्योरी क्या दी थी कि देखिए, ग्रेविटेशन, इन्होंने फर्स्ट मास की थ्योरी दी। किसकी थ्योरी दी, मास की। जिसके पास में मास है
उस मास की वजह से भी फोर्स लगता है। इन्होंने पहले सबसे पहले इन्होंने ही हमको उस चीज के बारे में जानकारी दिलाई, क्या कि किसी मास की वजह से भी ऑब्जेक्ट्स पे फोर्स लगते हैं, और मास सबके पास में होता है, सारे ऑब्जेक्ट्स के पास में मास होता है। तो इन्होंने पहले ही बार मास को, ठीक है, या ग्रेविटेशन फोर्स को इन्होंने सबसे पहले, हमारा जो नॉलेज में आया वो इनके कहने पे ही आया कि जिस ऑब्जेक्ट के पास में है, जो ऑब्जेक्ट हैवियर है वो छोटे वाले ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। और इन्होंने ही इनर्शिया को भी एक्सप्लेन किया था, इनर्शिया, ठीक है। इनर्शिया बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है। सारे जो ऑब्जेक्ट्स मोशन कर रहे हैं जैसे, तो वो मोशन कर रहना चाहते हैं, कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ तो रुका रहना चाहता है, ठीक है। अब उसको हम लोग पढ़ेंगे बाद में जाकर के। इसके बाद में साइंटिस्ट आए, ठीक है, जो कि इन्होंने अपना सबसे अच्छा योगदान दिया। डेनमार्क एक साइंटिस्ट थे, टाइको ब्राहे करके थे। टाइको ब्राहे ने लगभग अपने टाइम का 20-25 साल के आसपास एक कमरे में, एक बंद कमरे में गुजार दिया। वो क्या करने के लिए कि जितने भी प्लैनेट्स के मोशन होते थे, ठीक है, किसके हिसाब से, टाइम एंड मोशन के हिसाब से, मोशन जो होता था कि कौन से टाइम पे कौन सा प्लैनेट कहां पे रहता है, इन्होंने, अब इनके पास में कुछ संसाधन रहे होंगे जिसका यूज करके ये उन सारे प्लैनेट्स का मोशन और टाइम पीरियड लिखते चले जाते थे, ठीक है। लेकिन इन्होंने जो अपना 20-25 साल दिया नॉलेज एक्वायर करने में कि प्लैनेट्स कैसे मोशन करते हैं, वो हमारे साइंस के लिए बहुत अच्छा था। लेकिन जब तक ये उसको एक्सप्लेन करते, उससे पहले ही क्या हो गया कि इनका डेथ हो गया था। तो इनके ही स्टूडेंट थे शायद, ठीक है, जॉहन्स केपलर, जो कि हम लोगों को पढ़ाया जाता है 9th में ही टॉपिक आ जाता है, केपलर्स लॉ, ठीक है। जॉहन्स केपलर, जो कि इनके, किसके, टाइको ब्राहे के डाटा का यूज करके, उन्हीं डाटा का यूज करके जो टाइको ब्राहे ने 20-25 सालों में इकट्ठा करके बनाया था, उस डाटा का यूज करके केपलर ने 3 लॉ दिए, ठीक है। हमारे पूरे यूनिवर्स से रिलेटेड 3 लॉ दिए। वो तीनों लॉ, फर्स्ट लॉ ऑर्बिटल लॉ था, सेकंड लॉ लॉ ऑफ एरियल स्पीड, थर्ड लॉ लॉ ऑफ टाइम पीरियड। ये तीनों लॉ का यूज करके, ठीक है, इनके डाटा का यूज करके जॉहन्स केपलर ने दिया था फर्स्ट लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, सेकंड लॉ ऑफ एरियल स्पीड, थर्ड लॉ ऑफ पीरियड्स, ठीक है। इन्होंने ये 3 लॉ एक्सप्लेन किया, ये जो कि हम अभी आगे पढ़ेंगे अपने लेक्चर्स में, ठीक है। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं इनके डाटा का यूज किया, किसके डाटा का, टाइको ब्राहे के डाटा का यूज करके जॉहन्स केपलर ने 3 लॉ दिए अपने ऑर्बिटल लॉ से, ठीक है, प्लैनेट्स के मोशन रिलेटेड लॉ दिए। अब उसी टाइम पे क्या था, कुछ सालों बाद, ठीक है, न्यूटन्स थे। न्यूटन क्या थे, एक कॉलेज के मतलब अच्छे प्रोफेसर थे। ये प्रोफेसर होने की वजह से डाटा को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, वो इन्हीं सब के डाटा को यूज करके उन्होंने एक लॉ दिया। सबसे पहला क्या दिया, न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कि किसी भी मास पे जो फोर्सेस लगता है उनके मास की वजह से, उसके बारे में इन्होंने सबसे पहले हम लोगों को, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। और वो कौन सा लॉ का यूज किया, न्यूटन ने जो यूज किया वो ये थर्ड लॉ का यूज किया था, ठीक है। न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को प्रूव करने के लिए इन्होंने ये थर्ड लॉ का बहुत यूज किया था। अब इन सारी चीजों को जानने के पहले, ठीक है, जैसे ये लोग कहते हैं कि सेब गिरा तो न्यूटन के दिमाग में आया कि क्यों गिरा, तो ये सारी चीजें कहानियां हैं। सबसे पहले कहां से स्टार्ट हुई थी, ग्रेविटेशन के बारे में जो स्टार्ट हुआ वो कहां से स्टार्ट हुआ, ये गैलीलियो, ठीक है, जिसको फादर ऑफ फिजिक्स भी बोला जाता है, ठीक है। तो यहां से ये सारी चीजें स्टार्ट हुई। ये आज का जो लेक्चर था हमारा, ठीक है, वो सिर्फ ग्रेविटेशन के हिस्ट्री को, कहां से ग्रेविटेशन स्टार्ट हुआ इसके बारे में आपको बताने के लिए था कि आप जानें, ठीक है।
आप थोड़ा सा नॉलेज एक्वायर करें, आप जानें कि आपकी बुक में जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं या हमारे डेली लाइफ में ये जो चीज़ें हो रहा है इसकी हिस्ट्री क्या है, कहाँ से स्टार्ट होती है ये सारी चीज़ें। तो बस आज के लिए इतना ही बच्चों। थैंक यू बच्चों।